Hi everyone, good evening to all of you. I hope you guys are doing great. कैसे हो भाई आप सब लोग? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। उम्मीद है कि आपने पिछला सेशन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, 2-2.5 घंटे का वो सेशन था लगभग। और उस सेशन में मैंने आपको पूरा यूनिट 3 का क्या रेफरेंस है, क्यों हम पढ़ते हैं इस यूनिट को, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। और कुछ टॉपिक्स भी कवर कराए थे, जैसे मेथडोलॉजी क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या है, इनकी ज़रूरतें क्या हैं, ये सारी बातें हमने करी थी। अब हम करते हैं अगले टॉपिक्स की शुरुआत, जहाँ पे आज हम शुरू करेंगे ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे और उसके अलावा फिर मैं आपको आगे के काफ़ी सारे टॉपिक्स आज कराने वाले हूँ, जिससे कि आपकी इस यूनिट को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जिसने भी अभी तक ये सेशन को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आई एम रमा शर्मा, योर एजुकेटर ऑन कैरियर गोल्स बाय रमा शर्मा। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने टॉपिक्स की। तो हमने क्या क्या कर लिया था वो डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, और फिर आज हम क्या क्या करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ PYQs दिखाए थे। हाँ भाई, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? कुछ PYQs दिखाए थे मैंने आपको, और उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, सोशल रिसर्च क्या होती है वो बताया था, रिसर्च क्या होती है, मेथडोलॉजी क्या होती है वो भी बताया था, कैसे एक रिसर्च को स्ट्रक्चर करते हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन वाला एक जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको समझाया था। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन तक, यहाँ तक के हम कर चुके थे। आज हमको ऑब्जर्वेशन से शुरू करना है और ख़त्म करना है सर्वे मेथड्स तक। अगर यहाँ तक जल्दी हो गया तो हम आगे भी करेंगे, अदरवाइज़ ये टॉपिक्स थोड़े से बड़े हैं, मतलब समझने के लिए ज़रूरी हैं। सबको एक साथ करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए जो है धीरे धीरे करके करेंगे इनको। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, और ये प्रीमियर जब होगा तब भी आप लाइव कमेंट्स में कर सकते हो। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये PYQ हैं, और इन PYQ में जो ब्लू वाले PYQ हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके पार्ट 1 से, यानी कि कल वाले सेशन से। आज हम जो आगे करेंगे उसमें जितने भी आज के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, मैथडोलॉजी क्या होती है ये सब कर लिया था। मैथडोलॉजी के बाद में रिसर्च क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। सोशल रिसर्च क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, ये सारे के सारे 10 के 10 पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया था। ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये तरीका है कि कैसे हमको रिसर्च करनी है सोशियोलॉजी के अंदर। तो बेसिकली आपको तो रिसर्च नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको यही सवाल आ जाता है 150 वर्ड्स में, ठीक है, आपको कहें कि रिसर्च डिज़ाइन को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप कैसे समझाओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि 150 वर्ड्स पूरे करने हैं। तो आपको वो मैंने पिछली क्लास में करा दिया था। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स मैंने बता दिए थे, इनके बीच के डिफरेंसेस बता दिए थे। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, केस स्टडी और सर्वे, ये 5 चीज़ें करनी है। उसके बाद वेरिएबल सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस बचेगा। उसके बाद एक टॉपिक है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, और एक टॉपिक है ट्राईएंगुलेशन। तो 5 टॉपिक और बच जाएंगे। तो ये बेसिकली ये 2 सेपरेट टॉपिक हैं, ये टेक्निक्स नहीं है, डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स नहीं है ये। ठीक है, तो ये अलग सी चीज़ें हैं। बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो PS गिस्बर्ट नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया उन्होंने कहा है कि ऑब्जर्वेशन हमारे माइंड की एप्लीकेशन है। कल मैंने ये बताया था, माइंड प्लस माइंड के साथ में कॉग्निटिव पावर्स। कॉग्निटिव पावर्स क्या होती हैं वो भी मैंने आपको बताया था। फीलिंग होती है, देखना होता है, उसको रीजनिंग, उसके देखने के साथ साथ उसमें अपना दिमाग लगाना होता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो माइंड प्लस इट्स कॉग्निटिव पावर, ये मैंने आपको कल भी बताया था। जितनी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च हैं उनमें कहीं ना कहीं पे, किसी न किसी लेवल पे ऑब्जर्वेशन होती ही होती है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक मेथडोलॉजी नहीं है कि बस आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यही करेंगे, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन कहीं नहीं कर सकते।
ऑब्जर्वेशन का यूज जो है सिर्फ रिसर्चर की किसी पर्टिकुलर मेथोडोलॉजिकल अप्रोच तक सीमित नहीं है, सिर्फ ये एक मेथड नहीं है। और इसीलिए जितने भी हमारे पॉजिटिविस्ट हुए हैं, पॉजिटिविस्ट यानी कि वो लोग जो सोशियोलॉजी को साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की तरह यूज करना चाहते थे, उनका मानना था कि ये जो अपना सोशल वर्ड है, पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बिलीव्ड दैट जो भी आपका सोशल वर्ड है, दैट दी सोशल वर्ड जिसको हम सोसाइटी भी कहते हैं, ठीक है, कैन बी ऑब्जेक्टिवली, भाई वो तो पॉजिटिविस्ट हैं तो ऑब्जेक्टिविटी ढूंढेंगे, याद है ना आपको, कैन बी ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व्ड, कि आप उसको ऑब्जेक्टिवली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशन दो तरीके की हो सकती हैं, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ये है कि जो देखा वही आपने नोट कर लिया, सब्जेक्टिविटी में ये है कि जो देखा उसको अपने माइंड के हिसाब से एनालाइज करके फिर आपने उसको नोट किया। ऑब्जेक्टिविटी में जो देख रहे हो डिक्टो आप वही ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लासीफाई करने के साथ साथ आप मीजर भी कर सकते हो। तो सोशल वर्ड को इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हो, तो मेन चीज ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर भी मिलेगी, ठीक है। क्लासीफाई और मीजर्ड तो खैर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से ये लोग कर ही लेंगे, लेकिन ये जो वर्ड जो इन्होंने यूज किया ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करने का, यानी कि आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, पूरे के पूरे सोशल फिनोमिना को। तो जितने भी क्वालिटेटिव, ये तो बात रही पॉजिटिविस्ट की। पॉजिटिविस्ट कौन सी टेक्नोलॉजी को, कौन सी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते थे, क्वांटिटेटिव को, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, आप पूरे यूट्यूब पे छान के आ जाओ, और जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है उससे भी अपडेटेड है ये। उतना मैंने वहाँ पे भी नहीं पढ़ाया जितना मैंने यहाँ पढ़ाया यूट्यूब पे आप लोगों को। तो इन चीज़ों को आप जो है थोड़ा सीरियसली लें। अब ये तो रही क्वांटिटेटिव की बात। जो हमारे क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ना अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल की, तो यकीन मानिए कि आपकी 100% तैयारी में से 80% तैयारी मैं आपको यहाँ पे करा के दूंगी। बाकी 20% क्या है, उस 20% का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 20% है आपकी आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज। अब बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, उनको मैंने इतनी बार समझा दिया कि भाई मैं आंसर राइटिंग नहीं कराती हूँ, अभी मेरा आंसर राइटिंग में फ़िलहाल उतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग बोलेंगे मैं आप लोगों का कराऊं और उसके बाद में मैं आप लोगों को एक सही इवेल्युएशन करके ना दूं, सही रिव्यू करके ना दूं, आप लोग एक अंधेरे में रहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैसा मेरे को उसका भी तुमसे नहीं लेना है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज दीजिए और वहाँ से जो है इवेल्युएशन करिए, नोट्स, इन्हीं नोट्स को फॉलो करिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स का कहना ये था कि यहाँ पे क्वालिटेटिव में जब आप बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट वे है। यहाँ पर तो आपका ऑब्जेक्टिवली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। अब जैसे कि बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ऐसे रहे हैं जिन्होंने कि क्लासरूम के ऊपर भी ऑब्जर्वेशन किया है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किया है बच्चों के बिहेवियर को देखने के लिए, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल्स वगैरह ना, ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हवाबाजी में, ये सारे एग्जाम्पल्स वो हैं जो स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। काफ़ी सारे इंटरेक्शनिस्ट हैं जो कि क्वालिटेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। इंटरेक्शनिस्ट जो JH मीड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाली जो थ्योरी है उसके सोशियोलॉजिस्ट हैं, उसको फॉलो करने वाले सोशियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने क्लासरूम को ऑब्जर्व किया है व्हेन स्टडिंग एजुकेशन, ठीक है। जब उन्होंने एजुकेशन एज अ फिनोमिना को स्टडी किया, तब उन्होंने क्लासरूम को ऑब्जर्व किया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आप अब अगर एजुकेशन के ऊपर कर रहे हो तो आप सोसाइटी के अंदर नहीं जाके करोगे, आपको स्कूल के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके ही करना होगा। सिमिलरली अगर कोई सुसाइड को स्टडी करना चाहता है, तो मैम अगर कोई सुसाइड को स्टडी करना चाहता है, जैसे कि हमारे जो एथेनोमेथोडोलॉजिस्ट हैं, एथेनोमेथोडोलॉजिस्ट,
ठीक है, उन्होंने सुसाइड को स्टडी किया है। और कौन है ये एथनोमेथोडोलॉजिस्ट जिन्होंने सुसाइड को स्टडी किया है? उनका नाम भी है जे मैक्सवेल एटकिंसन। आप हार्लम्बस की बुक उठा के देखेंगे तो इनका नाम आपको मिलेगा सुसाइड की स्टडी में। जे मैक्सवेल एटकिंसन ने सुसाइड की स्टडी करी है बाय द ऑब्जर्वेशन। कैसे? कि ही ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन्होंने सुसाइड करते हुए व्यक्ति को देखा नहीं था, मतलब देखा होता तो बचा ही लेते, लेकिन जब व्यक्ति डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, ठीक है, जिस टाइम पे व्यक्ति के दिमाग में ये सारी चीजें चलती हैं, तो वो जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, इन्होंने ऐसे कुछ लोगों के ऊपर स्टडी करी है जो कि बहुत ज़्यादा पजल्ड थे, बहुत ज़्यादा जो है मतलब दे आर विलिंग टू डाई, दे वांटेड टू सुसाइड। ऐसे लोगों को इन्होंने ऑब्जर्व किया है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के टाइम पे कि भाई कोई व्यक्ति किस हद में जाकर ये डिसाइड करता है कि अब मेरे को सुसाइड कर ही लेना चाहिए। तो ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया। ये दो एग्जाम्पल हैं, एक इंटरेक्शनिस्ट के, एक एथनोमेथोडोलॉजिस्ट के। दोनों ही क्वालिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अलग होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से कैसे अलग होती हैं वो भी हमने कल डिस्कस किया था। ऑब्जर्वेशन हमेशा डायरेक्ट होती है। ऑब्जर्वेशन में आपको खुद जो है जाके क्या करना होगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व करना होगा, जबकि बाकी मेथड डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन हमेशा फील्ड रिलेटेड होती है, ठीक है, फील्ड ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन लेस स्ट्रक्चर्ड होती है, आपको नहीं पता आगे वाला जो व्यक्ति है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, वो किस तरीके से आगे बिहेव करने वाला है, ठीक है। उसको आप बता दोगे कि मैं तुम्हारे ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, तो वो पहले से ही सजग हो जाएगा और वो एक निश्चित तरीके से जो है बिहेव करेगा। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है। ऑब्जर्वेशन इट मेक्स ओनली द क्वालिटेटिव स्टडी विच एम्स एट डिस्कवरिंग सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस। जिनके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो उनको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस आप यहाँ पर डिस्कवर करते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन। और सब्जेक्ट यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो किस तरीके से चीज़ों को सेंस करता है, उसके लिए चीज़ें क्या मायने रखती हैं, किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है लाइफ को, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो मेथड है ये लाइफस्टाइल को समझने के लिए, सब कल्चर को समझने के लिए, प्रैक्टिसेस, एपिसोड्स, एनकाउंटर्स, रिलेशनशिप, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, सेटलमेंट, रोल, इन सबको समझने के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है। अब ऑब्जर्वेशन के कुछ पर्पस हैं जो कि मैंने आपको कल बता दिए थे कि ये कैप्चर करते हैं हम इसमें ह्यूमन कंडक्ट को। कंडक्ट मतलब तौर तरीके, इंसान कैसे बिहेव कर रहा है। ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करता है आपको ज़्यादा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दे देता है सोशल लाइफ का, क्योंकि आप देख रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स और सिचुएशंस को। और ऑब्जर्वेशन एक तरीका है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन सिचुएशन जहाँ पे हम बाकी मेथड्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि स्ट्राइक के टाइम पे वर्कर्स का बिहेवियर, ठीक है, उस टाइम मतलब एक तो वो वैसे ही स्ट्राइक करे हुए बैठे हैं, उस टाइम पे आप अब जाके बोल दो कि हमारे कुछ इंटरव्यू हैं, हमें कुछ क्वेश्चनियर लेके आए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, हम कुछ स्टडी करना चाहते हैं तुम पे, तो वो क्या करेंगे, पलट के तुम्हें ही सबसे पहले मारेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वो हम लोग तो स्ट्राइक कर रहे हैं, तुम्हें अपनी स्टडी की पड़ी है। तो ऐसे टाइम में क्या करना है, बस आपको ऑब्जर्व करना है, आपको जाना है, आपको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन ऐसे टाइम में बहुत ही पावरफुल टूल बन जाता है। अब ऑब्जर्वेशन के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसके अलावा सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और अनसिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, नाइव ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। नाइव कहते हैं नादान को जो नया नया होता है किसी फील्ड में। और स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन और अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, ये 4 तरीके होते हैं। ये 4 तरीके आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो इतना ही है ये टॉपिक के अंदर, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर हमको क्या करना होता है, बेसिकली हमको किसी ग्रुप को ज्वाइन करना होता है, ठीक है, ज्वाइनिंग द ग्रुप। बेसिकली आपको किसी ग्रुप का पार्ट बनना होता है, उसका हिस्सा बनना होता है, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, ठीक है, कलेक्टिंग, और फिर आपको इंफॉर्मेशन को या डेटा को कलेक्ट करना होता है और रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। कहीं पर अगर आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डेटा को रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड मतलब वही रिकॉर्ड मेंटेन करना, वैसा वाला।
अब होता क्या है कि जब आपको डेटा गैदर करना होता है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की हिस्ट्री जो है काफ़ी पुरानी है, ठीक है। काफ़ी टाइम से लोग जो हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन समाज के अंदर करते आए हैं सोशियोलॉजी में। रिसर्चर्स जो बहुत ज़्यादा जो है इसको एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी रिसर्च टेक्निक है जिसके अंदर यहाँ पे आप एक सोशियोलॉजिस्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, व्यूज़, ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ सोशल रियलिटी, व्यूज़ ऑन द नेचर ऑफ सोशल रियलिटी, इन सारी चीज़ों को ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या करता है, पूर्ण करता है। तो ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाती है। हाउएवर कई बार ऐसा भी होता है कि जितने भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट हैं, ठीक है, सिंबॉलिक जो GH मीड वाली जो थ्योरी है और उस स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिनको हम बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट, तो जो हमारे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट हैं जैसे कि हर्बर्ट ब्लमर हैं, ठीक है, GH मीड हैं, हर्बर्ट ब्लमर, ठीक है, GH मीड हैं, एक्सेट्रा, जितने भी ये लोग हैं ना, इन्होंने क्या किया है इसको, हार्वर्ड बेकर हैं, एक और नाम याद आ गया मेरे को, नाम लिख लीजिएगा इनके, ठीक है, हार्वर्ड, ये इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, हार्वर्ड बेकर, BECKER, ठीक है। तो ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट हैज़ बीन पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जो ऑब्जर्वेशन वाली थ्योरी है ना, वो पर्टिकुलरली ये स्कूल ऑफ थॉट के सोशियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जिसमें यहाँ पर जो सोशियोलॉजिस्ट है वो किसी टॉपिक के या किसी सिचुएशन को स्टडी कर रहा होगा, उस सिचुएशन में वो खुद को इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है, उस सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व कर लेगा। ही इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन दी सेटिंग एंड द ग्रुप लाइफ, किसी ग्रुप में जाके इन्वॉल्व हो जाएगा जिसके ऊपर जो उसका रिसर्च सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये क्या करेगा, कम्युनिटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जैसे मैरिज की ही अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो जो आप शादी वाले घर में जो है जाके कहीं पर रुक जाइए, तो उनकी एक्टिविटीज़ करिए, आप उनके साथ में उनका हाथ बटाइए। ही शेयर्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द कम्युनिटी, जिसको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम, क्योंकि शादी वाले घर में जाके एक कमरे में बैठ के रिश्तेदारों की तरह खातिर करवा के तो तुम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे, तुमको वहाँ पे हर तरीके से लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ेगा, ठीक है, उनकी कन्वर्जेशंस को सुनना पड़ेगा, उनके साथ पूछताछ यानी कि इंटरव्यू करना, पूछताछ वो पुलिस वाली पूछताछ नहीं, मतलब ऐसे इंटरव्यू की तरह, मतलब उनकी बातें सुननी होंगी, उनसे कुछ चीज़ें पूछनी होंगी। तो इंडिया में जो हमारे फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हैं MN श्रीनिवास, उन्होंने भी इस मेथड को यूज़ किया है इन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, ठीक है, मैसूर के अंदर इन्होंने इसको यूज़ किया था, जहाँ ये देख रहे थे कि प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन कहते हैं, ये आप पेपर 2 में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अपने आप को समाज में और थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल और ये सब चीज़ें, समाज का वैलिडेशन गेन करने के लिए संस्कृत की स्टडी कर रहे थे, जिससे कि मतलब मैसूर और साउथ इंडिया के कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में कुछ तमिलियन और तेलुगु ब्राह्मण्स हैं जो संस्कृत आज भी बोलते हैं। आपने कुछ सुना भी होगा, गूगल पे बहुत देखा होगा, यूट्यूब पे, कि द ओनली विलेज इन इंडिया वेयर संस्कृत इज स्पोकन टुडे ऑल्सो। वैसे ही एक एंड्रे बैटले करके सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंड्रे बैटले ने यूज़ किया है इस ऑब्जर्वेशन की स्टडी को टू स्टडी द सोशल इनइक्वालिटी, और ये भी भारत में तंजौर विलेज में किया है। सोशल इनइक्वालिटी बेसिस ऑफ क्लास, स्टेटस एंड पावर, पावर के बेसिस पे इनइक्वालिटी, स्टेटस के बेसिस पे इनइक्वालिटी, सोशल क्लास यानी कि सामाजिक वर्ग के आधार पर असमानताओं को स्टडी किया है उसी समाज में, यानी कि तंजौर विलेज में रहकर किया है, ठीक है, तंजौर विलेज में रहकर किया है। तो ये जो है क्या है, ये तरीका होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का। इसके 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, और आपका पेपर 1 से जुड़े हुए जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं और कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इससे जुड़ा हुआ है वो मैंने बता दिया है। लेकिन इस तरीके के ऑब्जर्वेशन की कुछ वीकनेस होती हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट है तो एक नॉन पार्टिसिपेंट भी है। वीकनेस क्या है, आपको कमजोरी पता चलेगी तभी तो आप किसी दूसरी चीज़ को पिक करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर किसी इवेंट का, किसी ग्रुप का पार्टिसिपेंट होता है,
तो सम टाइम वो इमोशनली इतना अटैच हो जाता है कि वो अपनी रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को खो देता है। ठीक है, सम टाइम इतना इतना जो है घुल मिल जाता है। जैसे कि अपना आपने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन और दैट नाना पाटेकर की, जिसमें नाना पाटेकर जो है लाल बादशाह, आई थिंक मूवी का नाम था, नहीं लाल बादशाह नहीं था, कुछ तो था, जिसमें वो एक ब्लैक कैट कमांडो होता है नाना पाटेकर, और अमिताभ बच्चन को जाके मतलब उसके बारे में जानना चाहता है, जो कि एक डिफेंस से निकला हुआ व्यक्ति है। तो उसको पूरा ऑब्जर्व करता है, उसके बारे में पूछता है लोगों से, ठीक है, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, वो खड़ी चम्मच की चाय वाली मूवी। तो एक लिमिट के बाद जाके उसको एहसास होता है कि नहीं यार, ये बंदा तो सही था, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। और जब वो ये ऐसे इमोशनली अटैच हो जाता है तो वो जो जिस काम के लिए उसको लगाया गया था वो ऑब्जेक्टिविटी को खो देता है। दूसरा, सम टाइम सोशल रिसर्चर जो है इन्फ्लुएंस भी कर देते हैं इवेंट्स को। ठीक है, कि जिस तरीके से आप जो है जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से आप जुड़ रहे हैं उस इवेंट की जो आपकी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तीसरा, यहाँ पर आप जो है इंटरप्रेट कर लेते हो अपने हिसाब से, चीज़ों को भी अपने हिसाब से, क्योंकि आप इमोशनली यदि अटैच हो गए हैं तो आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को इंटरप्रेट कर लेते हैं, यानी कि समझ लेते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि आप अपने हिसाब से, क्योंकि हमने भी ये भी पढ़ा है कि भाई जितनी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो रिसर्च के अंदर उतना अच्छा है, सब्जेक्टिविटी यानी कि वैल्यू न्यूट्रलिटी जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, वैल्यू न्यूट्रलिटी जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है, न्यूट्रल होना चाहिए। चौथा, अब मान लो कि ये तो 3 बात तो थी कि ऑब्जर्वर के एंड पे, चौथी बात है कि जिस ग्रुप में वो एंटर हुआ है उस ग्रुप के एंड पे। मान लो ग्रुप को ये पता चल गया कि आप जो है उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो कई बार भाई मैरिज तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है कि मैरिज में भी मतलब मान लो रिश्तेदारों के बीच में लड़ाइयाँ होती हों, जनरली दहेज की मांग हो, लेकिन जब उनको पता है कि हाँ कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे ऊपर स्टडी कर रहा है, या फिर जैसे कि तंजौर विलेज में जो स्टडी हुई या मैसूर में जो स्टडी हुई, तो जो लोग होते हैं ना वो अपने नेचुरल वे में एक्ट नहीं कर पाते, और लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते, सेंसिटाइज हो जाते, कहते हैं ना कि आप एक मतलब एकदम सतर्क हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक वीकनेस है। अब इस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए हम करते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो है ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता, ये डिटैच रहता है, डज नॉट पार्टिसिपेट और इंटरवीन यानी कि हस्तक्षेप नहीं करता इन द एक्टिविटीज ऑफ दोज हु आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, जिनके ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रही है उनके मामलों में, उनकी एक्टिविटीज में इंटरवीन नहीं करता, बस सिर्फ ऑब्जर्व करता है उनके बिहेवियर को। तो पार्टिसिपेंट का मतलब है कि आप बिल्कुल घुल मिल जाओ। ठीक है, आप क्या है बिल्कुल ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, घुल मिल जाओ, सारी चीज़ें शेयर करो, एक्टिविटीज़ करो, ये सब चीज़ें। नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब है कि आप उस ग्रुप में तो हैं लेकिन कुछ भी कर नहीं सर रहे, बस मेयरली ऑब्जर्व कर रहे हो, जस्ट ऑब्जर्व, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्व तो करोगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन ही नहीं करनी, आपको देखना है बट आपको ग्रुप के साथ में इमोशनली अटैच नहीं होना है। समटाइम्स ये जो चीज़ है कि जिन लोगों के ऊपर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जब उनको पता चल जाता है कि आपके ऊपर कोई, अब मान लो कि आपको कोई देख रहा है, वैसे आप कितनी भी हरकत करो लेकिन आपको पता है कि लिफ्ट के अंदर सीसीटीवी है, ठीक है, भले ही कंट्रोल रूम में कोई बैठा हो चाहे नहीं बैठा हो, लेकिन आप सीसीटीवी के होते हुए कुछ हरकतें नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं आपको पता चल जाए लिफ्ट में कोई सीसीटीवी नहीं है, वहीं आप जो है मजे लेने लग जाओगे। तो समटाइम्स जब आपको पता होता है कि कोई आपको देख रहा है, ऊपर वाला आपको देख रहा है, ऊपर वाला मतलब ऐसे ही कोई भी आपको देख रहा है, तो आप एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हो और आप अननेचुरल तरीके से बिहेव करते हो, मतलब जो आपका नेचर नहीं है वैसे भी आप बिहेव करते हो। नेचर मान लो आपका बहुत बदमाश, शैतान और एकदम ऐसे वाला है, लेकिन आपको पता है कि हाँ कोई आपको देख रहा है, प्रिंसिपल के साथ जा रहे हैं आप, वैसे भले ही आप स्कूटी पे 4 बच्चे जाते थे, लेकिन आज आपके प्रिंसिपल ने आपको जो है क्या दी है, लिफ्ट दी है अगर आपके प्रिंसिपल ने, तो एकदम चुपचाप शरीफ बच्चे की तरह जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इससे क्या होता है कि जो ग्रुप में लोग हैं वो जिनके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, वो थोड़े से ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। यूएसए के अंदर ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, यूएसए के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी 1960s के अंदर। 1960s में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, सोशियोलॉजिस्ट जो हैं,
क्वालिटेटिव डेटा गैदर करने के लिए इसको सबसे अच्छा मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका मानते थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इनिशियली जो ऑब्जर्वर का बिहेवियर है, हो सकता है कि वो शुरू में अफेक्ट हो। काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट ने ये भी देखा कि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इनिशियली वो थोड़े से मतलब लगते हैं कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन अगर आप उनको कंफर्टेबल फील करा दोगे एक बार, ठीक है, तो आफ्टर अ लिटिल वाइल लेस एंड लेस अटेंशन इज पेड टू हिज प्रेजेंस। तो इतनी ज़्यादा अगर आप कंफर्टेबल करा दोगे, अगर आप उनको समझा दोगे कि नहीं हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो आपके ग्रुप या आपकी एक्टिविटीज़ या आपके रिचुअल्स या आपकी प्रैक्टिसेस के खिलाफ है, तो उनको भी धीरे धीरे वो भी कंफर्ट में आ जाते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर कि हाउ टू अप्रोच द ग्रुप। क्योंकि अगर आप ग्रुप को ढंग से अप्रोच नहीं करोगे, ऐसे ही थोड़ी ना किसी के घर में जाके रह लोगे शादी के टाइम पे, ठीक है, तो अगर आप उनको कंफर्ट करा रहे हो तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। हाउ टू अप्रोच द ग्रुप ये सबसे बड़ी चीज होती है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो दो तरीके से आप जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते, दो तरीके से। एक सेकेंड रुकिएगा। तो हाउ टू अप्रोच दी ग्रुप, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी दो तरीके से करते हो। जैसे कि अब उसमें एक बताते हो, कोई किसी को पता है, किसी ने पढ़ा हो पीछे की वीडियोस में कभी पढ़ा हो, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दो तरीके से होता है बेटा, किसी ने नहीं पढ़ा चलो यहीं पे लिख देते हैं। एक होता है कोवर्ट, और ये थोड़ा सा गलत होता है, ठीक। हाँ मैं पढ़ा रहे हूं मैं, सॉरी गाइज। सो कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर ये वो होते हैं जो कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताते, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर तो ये वो हैं जो अपनी कोवर्ट का मतलब है छिपे हुए, ठीक है। ये अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताते हैं, क्योंकि कई सारी स्टडीज ऐसी होती हैं कि जहां आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करना पड़ता है। रिसर्चर्स दो तरीके से डिसाइड, एक होता है ओवर्ट। ओवर्ट मतलब कि आप जाके बता दो कि हम जो है आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो हर टॉपिक ऑफ रिसर्च ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे आप खोल के बता दो कि हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और हर टॉपिक ऐसा भी नहीं होता कि जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाओ। तो ज़रूरत के हिसाब से, टॉपिक की सेंसिटिविटी के हिसाब से, रिसर्च की सेंसिटिविटी के हिसाब से ऑब्जर्वर यानी कि सोशियोलॉजिस्ट ये चूज़ करते हैं कि उनको अपने ट्रू आइडेंटिटी को बताना है या रिवील नहीं करना है। समटाइम्स रिसर्चर चूज़ करते हैं कि हम पार्शियली बताएंगे, ये भी एक तरीका है कि हम पार्शियली बताएंगे कि हाँ हम ऐसे ऐसे कुछ रिसर्च करने आए, लेकिन कुछ रिसर्च का टॉपिक हम बता देंगे ए, लेकिन रिसर्च हम एक्चुअली जो कर रहे हैं वो टॉपिक होगा बी। समझे कि नहीं, कि सही नहीं बताएंगे लेकिन पूरी बात नहीं बताएंगे, छुपाएंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। तो समटाइम्स रिसर्चर्स चूज टू बी पार्शियली ओपन बट डू नॉट प्रोवाइड द थिंग्स दैट आर बीइंग स्टडीड। मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप स्टडी कर रहे हो उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, वो चीज़ फुल स्टोरी आप नहीं बताओगे। पार्शियली मतलब कि नॉट रिवील द फुल स्टोरी। तो ये तीन तरीके से होते हैं, ठीक है। मतलब दो मेन हैं और ये तीसरा भी है, मतलब ये मध्यम पाथ है बुद्धा का, आप ये समझ लो। तो तीन टाइप्स होते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के। अब कई बार क्या होता है ना, जब आप कोवर्ट कर रहे हो और सामने वाले ग्रुप को पता चल जाए, तो ऐसे में जो है क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल में आ जाता है रिसर्चर। कुछ रिसर्चर सेलेक्ट करते हैं कि वे ओपन ओवर्ट जो है क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे कि एक टीला सैंडर्स करके उन्होंने सेक्स इंडस्ट्री के ऊपर जो है रिसर्च करी थी। टीला सैंडर्स, आप इनका नाम भी पढ़ोगे, टीला सैंडर्स। इनकी स्टडी है सेक्स इंडस्ट्री के ऊपर। अब अगर ये सेक्स इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, तो जहाँ पर भी ये जो ब्रोथल्स होते हैं वहाँ पर ये जाके खुल के बता देंगे कि हम जो है यहाँ पर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसके ऊपर ओपन स्टडी करी थी। ओपन स्टडी करी ताकि ये वहाँ की फीमेल्स का जीवन, वहाँ के लोगों का जीवन जो है बता सके, ठीक है, अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। तो इन्होंने काफ़ी घंटे ऑब्जर्व किया, इंटरेक्ट किया, क्लाइंट्स के साथ में इंटरेक्ट किया, सेक्स वर्कर्स जो ब्रोथल के अंदर होते हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर स्टडी करी। ऑल्दो ये जो हैं
इन्होंने जो है सेक्स वर्कर्स के साथ में ये ओपन थी, इन्होंने जो बता दिया कि सेक्स वर्कर्स को तो इन्होंने बता दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर स्टडी कर रही हूँ बिकॉज शी वॉज ऑल्सो फीमेल, लेकिन जो क्लाइंट्स थे भाई, क्लाइंट्स के क्लाइंट बोलेगा मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों बताऊँ, मेरा परिवार है पीछे, ये है, दुनिया भर की बातें हैं, मेरी जो है मतलब मेरे सामने प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ऑल्दो शी वॉज ओपन विद दी सेक्स वर्कर्स बट शी डिड नॉट टेल दी क्लाइंट दैट शी वॉज कंडक्टिंग द रिसर्च। तो ये क्या हुआ, ये पार्शियली हुआ, समझे कि नहीं समझे, ये पार्शियली हुआ। तो इसका भी एग्जाम्पल आपको हार्लमस के अंदर मिल जाएगा जब आप पढ़ेंगे। तो ऑन ओकेजन शी हैड टू मेक एक्सक्यूजेस, कुछ बार जब क्लाइंट्स को शक होता था इनके ऊपर कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं, मतलब कोई एक लेडी है जो यहाँ पर क्या कर रही है, तो कई बार क्या होता था ना, क्लाइंट समझते थे कि मतलब शी इज ऑल्सो सेक्स वर्कर, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट एकदम ग्रुप में जो है एकदम घुल मिल गई थी। तो इनके आप हार्लमस में पढ़ेंगे कि ऑल ऑन ओकेजन्स, कई बार ऐसा भी हुआ, शी हैड टू मेक एक्सक्यूजेस बिकॉज व्हेन क्लाइंट रिक्वेस्टेड सेक्स विद हर। ठीक है, तो इनके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आई। तो सम टाइम रिसर्चर लेस ओपन होता है, सम टाइम रिसर्चर ज़्यादा ओपन होता है, सम टाइम रिसर्चर पार्शियल होता है, सम टाइम रिसर्चर एक व्यक्ति मतलब किसी स्टडी के अंदर एक टाइप के व्यक्ति को बताता है और एक टाइप के व्यक्ति को नहीं बताता। जैसे इस स्टडी के अंदर इन्होंने सेक्स वर्कर्स को बता दिया लेकिन क्लाइंट्स को नहीं बताया। ऑन द अदर हैंड क्लाइंट्स को इन्होंने नहीं बताया कि हु वॉज शी। तो ये है भैया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। जेम्स पैट्रिक का एग्जाम्पल मिल जाएगा, नीगल फील्डिंग का मिल जाएगा आपको, विलियम फूट वाइट का एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, कैन पायर्स का एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे अगर आप किताब पढ़ेंगे तो। चैप्टर नंबर 14 है हार्लमस का, अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसको जरूर पढ़िए। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेंट की। तो हमने कर ली थी कि जिसमें आप जो है डायरेक्टली मतलब ये एक्टिविटीज के अंदर बन जाओ। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर टीला सैंडर्स ने करी तो पार्टिसिपेंट करी या नॉन पार्टिसिपेंट करी। भाई टीला सैंडर्स ने करी तो वो क्या खुद सेक्स वर्कर बन गई थी क्या? नहीं, वो खुद सेक्स वर्कर नहीं बनी थी, ये शी वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग एंड इंटरेक्टिंग। तो शी वॉज द नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर थी ये। ऐसे ही 2008 में एक स्टडी हुई थी, 2008 की एक स्टडी थी जिसमें एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सुधीर वेंकटेश। सुधीर वेंकटेश ने स्टडी करी थी, ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, नाम इनका लिख देते हो आपके एग्जाम्पल्स के लिए, आपको सही रहेगा, वेंकटेश। ठीक है, इन्होंने स्टडी करी थी ड्रग गैंग के ऊपर। ठीक है, शिकागो में करी थी, क्योंकि यूएस में काफ़ी ड्रग्स के मतलब आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा बड़ा व्यापार है वहाँ पे। ड्रग गैंग्स इन शिकागो हैं ये सोशियोलॉजिस्ट इंडियन। ठीक है, तो इसके ऊपर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था। इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था बेसिकली वो एज अ सिटी प्रोजेक्ट किया था। एक एरिया जहाँ पे हाई राइज चीप हाउसिंग थी, मतलब हाई राइज चीप हाउसिंग थी यहाँ पे, जहाँ पे आप समझ सकते हैं चौल वगैरह टाइप का एक एरिया, जहाँ पे ड्रग्स और वायलेंस आए दिन होते रहते थे। लोगों के पास में आर्म्ड थे, ठीक है, आर्म्स थे। तो ये ऐसे लोगों के सराउंड भी रह के, अब ऐसे लोगों के बीच में रह के तुम कैसे स्टडी कर लो? उनको बता दो मैं तुम्हारे ऊपर स्टडी करने आया हूँ, वहीं तुम्हारे अंदर जो है गोलियां से छलनी कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने फिर कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया, इन्होंने उनको नहीं बताया और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया, उनके तौर तरीके अपनाए, उनकी तरह रहन सहन अपनाया। ही वॉज क्विकली सराउंडेड बाई मेंबर ऑफ अ ड्रग गैंग एंड क्वेश्चन अबाउट द इंटेंशन एंड मोटिव्स। इनसे पूछा गया कि तुम यहाँ पे कहाँ से आए हो, तुम्हारे इंटेंशन क्या है, तुम्हारे मोटिव क्या है। इन्होंने जो है अपना पूरा का पूरा कोवर्ट स्टडी करी यहाँ पे। और बाद में जो है जब इनके गैंग लीडर ने जब इनको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एज अ ग्रुप फेलो, तब इन्होंने गैंग लीडर को बताया कि ये इस ड्रग गैंग के मतलब ड्रग्स के ऊपर और पूरा का पूरा ये जो सिनेरियो इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तब जाके इन्होंने उसको ओपन किया, तब इन्होंने ओपन ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू किया। तो पहले ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले कोवर्ट किया था फिर ओवर्ट किया था। एक ही स्टडी के अंदर इन्होंने दोनों तरीके अपनाए। तो जिस दिन आइडेंटिटी रिवील हो गई उसी दिन ओवर्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो इसको पढ़िएगा अच्छे से, इसमें बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं, अगला है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, अनसिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक में क्या है कि आपके पास पूरा एक प्रोसीजर होता है ऑब्जर्वेशन करने का, और आप सारी की सारी इवेंट्स को जो है
रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर। उस प्रोसीजर के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। और जो अनसिस्टमेटिक है उसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता, कोई लॉजिक फॉलो नहीं होता, ठीक है। और इसलिए विच मेक्स रिप्लिकेशन डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है किसी चीज़ को रिप्लिकेट नहीं कर सकते, मतलब कि आप जो है अनसिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप उसका रेप्लिका यानी कि कॉपी जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जितना आपके दिमाग में फिट होगा उतना ही होगा। तो अनसिस्टमेटिक ज़्यादा अच्छा नहीं है, सिस्टमेटिक इज गुड। नाइव एंड साइंटिफिक, नाइव ऑब्जर्वेशन अनस्ट्रक्चर्ड होती है। यहाँ पर एक बिल्कुल नौसिखिया व्यक्ति अनप्लान्ड तरीके से ऑब्जर्वेशन करता है। इट बिकम्स साइंटिफिक, ये तब साइंटिफिक बन जाती है जब आप इसको सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे, प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उस तरीके से। व्हेन इट इज रिलेटेड टू अ सर्टेन गोल, तब जाके जो है क्या होगी, ये साइंटिफिक होगी। यानी कि अगर सिस्टमैटिक तरीके से करोगे, सिस्टमैटिक तरीके से करोगे तो क्या होगा आपका, साइंटिफिक होगा। और अनसिस्टमैटिक तरीके से करोगे तो क्या होगा, उस टाइम पे आप इसको नाइव ऑब्जर्वेशन कहोगे, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड होगी तो नाइव होगी। तो आगे वाला है ये अनस्ट्रक्चर्ड और नाइव, समझ गए ना आप, बात एक ही है। और स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक ये बात एक ही है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है, पहले से आपको सब पता होता है कि आपको क्या करना है। सेम वही चीज़, आपके पास पूरा प्रोसीजर होता है, स्टेप्स होते हैं, फॉर्मल प्रोसीजर होता है, आपके वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेशन की कैटेगरीज होती हैं, सेट होता है कि किस किस आपके ऑब्जर्वेशन में क्या क्या कैटेगरीज को आपको ऑब्जर्व करना है। हाई लेवल ऑफ कंट्रोल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं, प्लान्ड हैं पहले से, तो आपका कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, लेवल ऑफ कंट्रोल बहुत ही पुअर होता है और लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती है ये। इसके साथ साथ यहाँ पर एंड द प्रोसेस इज लार्जली लेफ्ट टू द ऑब्जर्वर टू डिफाइन, ये ऑब्जर्वर के खुद के ऊपर है कि वो प्रोसेस को कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड में ये है कि प्रोसेस पहले ही डिफाइन हो जाता है, तब जाके ऑब्जर्वेशन शुरू होती है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब ओपन की, ओवर्ट की और कोवर्ट की, ठीक है। ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है आपकी, उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स हैं, जो आपको हार्लम्बस से पढ़नी है। मैंने आपको समझा दिया है, बस जिस दिन आपकी आइडेंटिटी रिवील हो गई और ग्रुप ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, वही आपका रज्जाक हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों के ऊपर ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग जो है क्या करेंगे, सपोर्ट ही नहीं करेंगे। और कोवर्ट की डिसएडवांटेज बता रहे हो। ऐसे ही ओवर्ट की भी एक डिसएडवांटेज है। ओवर्ट में अगर आप पहले से ही क्या है ओपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रुप के मेंबर्स सतर्क हो जाएंगे, सेंसिटाइज हो जाएंगे, थोड़े ऑकवर्ड फील करेंगे, तो अपना नेचुरल बिहेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस इनकी एक एक डिसएडवांटेज और एक एक एडवांटेज आपको लिखनी है, बुक से पढ़िएगा। अगर जिनके पास में नए एडिशन वाली बुक है तो उनका पेज नंबर 925 है, पेज नंबर 925 है, चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है। ये है आपका 8th एडिशन। तो किताब से इसको पढ़ लेना थोड़ा सा और अपने नोट्स बनाना इन नोट्स का यूज़ करके। अब बात करते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू यानी कि वर्बल क्वेश्चनिंग, समझे कि नहीं समझे। इंटरव्यू यानी कि वर्बल क्वेश्चन करना। तो आप जब किसी का इंटरव्यू करते हैं या आपका इंटरव्यू होता है तो क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे। इंटरव्यू बहुत सारी फॉर्म्स के होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फॉर्म्स के होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर किया गया है, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड। 1-on-1 भी हो सकता है कि इंटरव्यू देने वाला एक हो, लेने वाले 4 हो। ये भी हो सकता है इंटरव्यू लेने वाला एक हो, देने वाले एक ग्रुप हो, पूरा का पूरा डिपेंड, जैसे कि आपके न्यूज़ चैनल्स वाले करते हैं, ठीक है। एक रिपोर्टर चला जाता है और पूरे ग्रुप से पूछता है सड़क पे खड़े होके या कहीं चौपाल पे। तो वेरियस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन हाउ, डिपेंडिंग अपॉन और ऑन हाउ स्ट्रक्चर्ड दे आर, ठीक है, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्ड है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू 2 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक है स्ट्रक्चर्ड और एक है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। 2 तरीके के इंटरव्यू जनरली होते हैं। फिर उसके अलावा एक स्टैंडर्ड आ जाता है जिसमें क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके के होते हैं, एक अनस्टैंडर्ड होता है जिसमें इनफॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक इंडिविजुअल होता है, एक ग्रुप इंटरव्यू होता है,
बेसिकली ये सारे के सारे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के ही आप पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर वाला भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल भी हो सकता है, भाई आपने स्ट्रक्चर पूरा बना के रख लिया, इंडिविजुअल भी ले सकते हो, ग्रुप भी ले सकते हो। आप अनस्ट्रक्चर को भी जो है इंडिविजुअल ले सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? यूनिक और पैनल। यूनिक मतलब जहाँ पे 1-on-1 इंटरव्यू हो, पैनल इंटरव्यू यहाँ पे 1 to many, देने वाला एक हो, लेने वाले कई सारे हों, ठीक है। या फिर पैनल में ये भी हो सकता है कि लेने वाला एक हो इंटरव्यू और रेस्पोंडेंट जिनको हम कहते हैं, जिनको रेस्पॉन्स देना है, वो ज़्यादा हों। फिर पर्सनल और नॉन पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल में फेस टू फेस होते हैं, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यूई जो इंटरव्यू दे रहा है, क्या दे रहा है भाई? इंटरव्यू, साक्षात्कार, ठीक है। इसको कहते हैं साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति, ठीक है। नॉन पर्सनल में क्या होता है कि फेस टू फेस नहीं होता, फेस टू फेस। पर्सनल का मतलब है फेस टू फेस होना। नॉन पर्सनल में मैम ये टेलीफोनिक भी हो सकता है, टेलीफोन से आपसे ले लिया गया हो, ठीक है। कोविड के टाइम पे ऐसे ही हुआ था, काफ़ी सारी एमएनसीज भी पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू करती हैं। हो सकता है कि ये कंप्यूटर के थ्रू लिया गया हो, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू लिया गया हो सकता है कोई और अदर मीडियम हो, ठीक है। कंप्यूटर के थ्रू मतलब कहने का मतलब है कि आपके वीडियो कॉलिंग से, टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग से। तो ये टाइप्स हैं कुछ, ठीक है। तो एक तो ये टाइप है पर्सनल एंड नॉन पर्सनल इंटरव्यू। एक है यूनिक वर्सेस पैनल इंटरव्यू। तो यूनिक में क्या होता है कि जो इंटरव्यू साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है, इंटरव्यूअर है, वो पूरी की पूरी एंटायर इंफॉर्मेशन जो है आपसे कलेक्ट कर लेगा इन वन इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद ही इज नॉट बार्ड फॉर अप्रोचिंग द इंटरव्यूअर फॉर द सेकेंड टाइम। इंटरव्यूई कर लो यहाँ पे, इंटरव्यूई को दोबारा अप्रोच नहीं करेगा। यूनिक मतलब एक ही बार में ले लेगा, ठीक है। पैनल में क्या होता है कि आपसे इंटरव्यूअर कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट। एक ही ग्रुप के रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन ले लेगा। कितनी बार? 2 और 2 से ज़्यादा बार एट द रेगुलर इंटरवल्स। बार बार आपको रेगुलर इंटरवल्स पे हो सकता है कि आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इन डिफरेंट रेस्पोंडेंट आर इन्वॉल्व, इफ डिफरेंट रेस्पोंडेंट आर इन्वॉल्व, अगर अलग अलग लोग हैं इंटरव्यू देने वाले ऑन इन द वेरियस स्टेजेस, तो उनसे सेम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको कहते हैं ट्रेंड स्टडी, ठीक है। ट्रेंड स्टडी में क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल्स पे क्या ट्रेंड चल रहा है, रेगुलर इंटरवल्स पे होता है ये, ठीक है। ये ट्रेंड को एनालाइज करता है, ट्रेंड एनालिसिस करता है। प्लस इसमें जो रेस्पोंडेंट हैं, यानी कि जिनको इंटरव्यू देना है, ठीक है, वो डिफर हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। और जानकारी आपसे मल्टीपल टाइम्स, इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है। बात करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप की। इंडिविजुअल वो होता है जहां पर इंटरव्यूअर एक ही होता है, इंडिविजुअल जो है एक ही, यहां से देखो, इंडिविजुअल इंटरव्यूअर वो है जहां पर एक बार में साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति एक ही रेस्पोंडेंट से एट अ टाइम, वन रेस्पोंडेंट एट अ टाइम, ऐसे समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इनको अपने याद रखने के लिए। वन रेस्पोंडेंट एट अ टाइम, इनके टाइप्स बहुत ही ईजी हैं। एक बार में एक ही व्यक्ति से चीज़ पूछी जाए। ग्रुप इंटरव्यू में क्या है कि जैसे न्यूज़ चैनल्स वाले क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप न्यूज़ चैनल्स ले लीजिए, और न्यूज़ चैनल्स में दोनों ही तरीके के करते हैं, ठीक है। अगर किसी बड़े व्यक्ति का, आप जैसे मान लीजिए मोदी जी का इंटरव्यू कर रहे हैं सुधीर चौधरी, तो वो इंडिविजुअल होंगे, वन रेस्पोंडेंट एट अ टाइम। ग्रुप इंटरव्यू चल रहा है तो जैसे कि मान लीजिए आपके सौरभ द्विवेदी हैं, कौन है वो, लल्लन टॉप वाले, वो कहीं चले गए चुनावी यात्रा पे, वहाँ पे पूरा कॉलेज के बीच में, मतलब गोरखपुर में मैंने देखा था उनका एक पूरा, तो कॉलेज के छात्रों के साथ में जो है वो उनका इंटरव्यू चल रहा है। तो ग्रुप इंटरव्यू में मोर देन वन रेस्पोंडेंट, क्योंकि यहाँ पूरा ग्रुप है ना, तो मोर देन वन
रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट मतलब वही व्यक्ति जो रेस्पॉन्स देने वाला है, ठीक है, जो आपको रेस्पॉन्स देने वाला है, यानी कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और आर इंटरव्यूड साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर आप कई सारे व्यक्तियों का इंटरव्यू ले सकते हैं। द ग्रुप कैन बी स्मॉल, 2 लोगों का भी हो सकता है, मोर देन 1 का मतलब है 2 का भी हो सकता है, और 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है, मोर देन 2। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ से भी आप, हस्बैंड एंड वाइफ का भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं, है ना, 2 लोगों का हो गया। फादर पेरेंट्स का ले सकते हैं, जैसे जब स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ का पहले इंटरव्यू होता है, समझे कि नहीं समझे, तो वो एक ग्रुप इंटरव्यू है। इसके अलावा स्टैंडर्ड और अनस्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वो है जहाँ पे आंसर टू ईच क्वेश्चन इज स्टैंडर्डाइज एज इट इज डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ रेस्पॉन्स कैटेगरीज गिवन फॉर दिस पर्पसेस, यानी कि जिसमें आप पहले से ही क्या दे रहे हो, ऑप्शंस दे रहे हो, और आपने ऑप्शंस दे दिए, मान लो A B C D, और अब जो इंटरव्यू देने वाला है वो इसमें से ही कोई एक चुनेगा, वन ऑफ देम चुनेगा। तो सेट ऑफ रेस्पॉन्स आपने पहले से ही कैटेगराइज कर दिए हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो आंसर टू ईच क्वेश्चन पहले से ही स्टैंडर्डाइज है, इन 4 से बाहर नहीं जा सकते, या मान लीजिए 2 ऑप्शन दिए तो उससे बाहर नहीं जा सकते। तो द रेस्पोंडेंट आर एक्सपेक्टेड, आप उससे ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक को ही चूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके अल्टरनेटिव आंसर मान लीजिए जैसे यस और नो में भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन है उसका आंसर मान लीजिए यस हो गया, या फिर आपने दे दिया दूसरा ऑप्शन नो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं आप उससे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इसका जो आंसर है यस नो में ये देगा, या फिर एग्री या डिसएग्री, एग्री डिसएग्री, इलिटरेट और लेस एजुकेटेड या हाईली एजुकेटेड, मान लीजिए आपने ये 3 दे दिए, ठीक है, 3 ऑप्शन दे दिए, इलिटरेट, लेस एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, ठीक है। मान लीजिए आपने 100 लोगों को एक पर्चा दिया और 100 लोगों से आपने पूछा कि आप कितने पढ़े हुए हैं, आप अपने आप को किस कैटेगरी में डालते हैं, और आपके पास 3 कैटेगरी में, मतलब इस कैटेगरी के लिए, इस सवाल के लिए 3 आंसर्स हैं, तो या तो इलिटरेट होगा, या लेस एजुकेटेड होगा, या हाईली एजुकेटेड होगा। या फिर आप मान लीजिए सपोर्ट में या अगेंस्ट में, या फिर अनडिसाइडेड, 3 आपने दे दिए। फॉर के लिए, फॉर मतलब सपोर्ट होता है, और अगेंस्ट मतलब सपोर्ट नहीं होता है, अगेंस्ट में होता है, सी मतलब अनडिसाइडेड, ठीक है। तो ये इस तरीके के स्टैंडर्ड आप जो है पहले से ही सेट करके रखेंगे। अनस्टैंडर्ड में क्या होता है, ओपन छोड़ दिया जाता है, आप कुछ भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड वाले जो हैं, स्टैंडर्ड वाले जो इंटरव्यू हैं वो हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव में, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव डेटा चाहिए, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव डेटा चाहिए, आपको एक सर्टेन आंसर चाहिए। अनस्टैंडर्ड वालों को हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, जहां पर रेस्पॉन्स देने वाला व्यक्ति कुछ भी रेस्पॉन्स दे सकता है, रेस्पॉन्सेज आर लेफ्ट ओपन टू द रेस्पोंडेंट, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये क्वालिटेटिव के लिए यूज करते हैं, और इसको क्वांटिटेटिव के लिए यूज करते हैं, इसको क्वालिटेटिव के लिए यूज करते हैं। एक सबसे पहला जो टाइप हम डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होते हैं जहां पर सिंपली जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिंपली जो आपके क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यूअर को वही क्वेश्चंस पूछने हैं, सेट क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। इंटरव्यूअर के मन में अगर आ भी रहा है ना, तो भी वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, सेट क्वेश्चंस पूछने। द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर इंटरव्यू गाइड, विच इज मतलब गाइड मतलब कि उसके पास में एक मैनुअल होगा उसके पास में, गाइड होगी उसके पास में, जिसमें से दिए गए सवाल वो पूछेगा, विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चनएयर। तो आप कहेंगे मैम जब उसके पास पहले क्वेश्चंस हैं तो ये तो क्वेश्चनएयर फॉर्म हुई, लेकिन ये क्वेश्चनएयर से थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको क्वेश्चन कर रहा है, आंसर क्या करना है वो आपके ऊपर है। क्वेश्चनएयर में क्या होता है, क्वेश्चनएयर में ऑप्शंस दिए जाते हैं, एमसीक्यू टाइप का होता है क्वेश्चनएयर। इन रियलिटी यहाँ पे सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं एंड डेफिनेट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि इंटरव्यूअर पहले से ही प्रिपेयर करके रखता है। इंटरव्यूअर को यहाँ पे डेविएट होने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। कहने का मतलब है इंटरव्यूअर इज नॉट अलाउड टू डेविएट,
नॉट अलाउड टू डेविएट इन एनी फॉर्म ऑफ द इन एनी वे, मतलब किसी भी रूप से जो है डेविएट नहीं कर सकता फ्रॉम द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड। तो जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये लाइन को जरूर लिख लीजिएगा, फ्रॉम द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड, जो आपको क्वेश्चंस पहले से ही सेट करके दिए हुए हैं, आपको वही सवाल पूछने, उसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछना। इट अलाउज लिटिल फ्रीडम, कि आप उन सवालों को एडजस्ट कर सकते हो। लिटिल फ्रीडम यानी कि इससे आप समझिए कि उसके पास में फ्रीडम नहीं होती है, पूछने वाले के पास में ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती। जैसे कि आप कंटेंट थोड़ा बहुत अपने हिसाब से या वर्डिंग थोड़ी बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या फिर नंबर कौन सा आपको पहले पूछना है सवाल, कौन सा बाद में पूछना है, ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने हिसाब से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई और दूसरा सवाल नहीं बना सकते हैं। इस टाइप के इंटरव्यूइंग प्रोसेस के अंदर इंटरव्यूअर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, इंटरव्यूअर से जो इंटरव्यू ले रहा है, कि वो एक न्यूट्रल मैनर में क्या करेगा, न्यूट्रल मैनर में सवाल पूछेगा, और सेम इंप्रेशन उसका रेस्पोंडेंट के पास में न्यूट्रल ही जाना चाहिए। इस पर्पस मतलब इस तरीके के इंटरव्यू को हम इसलिए लेते हैं ताकि जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उसका पर्सनल बायस ना आए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सवाल पूछा और सवाल पूछने के बाद में आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि आपको वो सवाल का जो जवाब था आपको नहीं लगा कि आपके हिसाब से उचित है। तो अगर आपके हिसाब से उचित नहीं तो आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। तो बस वही नहीं करना है, जो सवाल दिए हुए हैं बस उतने ही पूछने, उसी का जवाब आपको चाहिए। तो इंटरव्यू का जो पर्सनल बायस है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो वहाँ पर नहीं आए, वैल्यू न्यूट्रल रहे। तो अगर ये वैल्यू न्यूट्रल रखने के लिए ये करते हैं स्ट्रक्चर को, इसलिए स्ट्रक्चर करते हैं कि वो वैल्यू न्यूट्रल रहे। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम क्वांटिटेटिव होते हैं, क्योंकि वैल्यू न्यूट्रलिटी तो क्वांटिटेटिव में पाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, क्वांटिटेटिव। इसका मतलब जो अनस्ट्रक्चर्ड हैं, जिनमें इंटरव्यू लेने वाला जस्ट इसका उल्टा उल्टा कर दो, ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, ये अपने हिसाब से क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकता है, तो यहाँ पर ये अपने हिसाब से क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो ये क्वालिटेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू लेडन हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये वैल्यू लेडन हो जाएगा। लेडन मतलब जहाँ पर उसके पर्सनल बाइसेस भरे हुए हों। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इंटरव्यू है वो हाईएस्ट डिग्री जो है आप उसके हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी प्रोसीजर के अंदर आप अचीव कर ले, तो आपको इंटरव्यूअर के बाइसेस जो हैं कम करने होंगे। ठीक है, मतलब जो हाईयर डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, ठीक है, रिड्यूस करता है इनफॉर्मेलिटी को। तो फॉर्मेलिटी की हाई फॉर्मल होना चाहिए आपका, फॉर्मल हाई डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी आपकी यहाँ पे आएगी और इनफॉर्मेलिटी आपकी यहाँ आएगी, क्योंकि ये तो रिड्यूस कर रहा है ना इनफॉर्मेलिटी। तो ये तो इंटरव्यू के टाइप्स हो गए, समझे कि नहीं समझे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, ये फेस टू फेस हो सकता है ना, और टेलीफोनिक भी हो सकता है, और दुनिया भर के तरीके इसमें हैं। यहाँ पर आप कन्वर्सेशन को एक्सचेंज करते हैं, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप उनका जवाब देते हैं। ये वर्बल इंटरेक्शन हो सकता है इंटरव्यू लेने वाले और रेस्पोंडेंट यानी कि इंटरव्यूई के बीच में। यहाँ पर आंसर देने वाला और सवाल पूछने वाला, ठीक है, दोनों का इक्वल स्टेटस होता है, स्टेटस दोनों का इक्वल होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर आपको जवाब नहीं, क्योंकि ये समाज के ऊपर स्टडी है, ये तुम्हारी कोई जॉब का इंटरव्यू नहीं है कि तुम्हारा सीनियर तुमसे कुछ पूछ रहा है, ये सोशल रियलिटी का इंटरव्यू है। तो अगर आपको जवाब देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। ठीक है, जैसे न्यूज़ वाले जो रिपोर्टर्स होते हैं वो आपको मार के आपसे जवाब नहीं ले सकते ना, अगर वो फील्ड में आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो। क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड रेस्पॉन्सेज रिसीव्ड वर्बली, ठीक है, लिखित नहीं होता, जबकि क्वेश्चनेयर में लिखित होता है, क्वेश्चनेयर में रिटन रेस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, ये अंतर है इंटरव्यू और क्वेश्चन के बीच में। दोनों में ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच में ये अंतर है। इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जो वर्बल इन्फॉर्मेशन है, भाई देखो जो रिटन है वो तो वैसे ही रिकॉर्डेड है, लेकिन जो वर्बल इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उसको रिकॉर्ड इंटरव्यूअर यानी कि साक्षात्कार लेने वाला करता है, ना कि साक्षात्कार देने वाला। तो अगर रिकॉर्ड करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, जिसको जवाब देने हैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, हु आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर इज ट्रांजिटरी। ठीक है, लेने वाला इंटरव्यू और इंटरव्यू देने वाला, उन दोनों के बीच, क्योंकि वो स्ट्रेंजर हैं एक दूसरे के लिए, तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो एकदम पारदर्शी होता है, क्योंकि कोई खौफ नहीं होता
कि आपके दिए गए जवाब से क्या असर पड़ेगा सामने वाले पे। इंटरव्यू इज नॉट नेसेसरली लिमिटेड टू 2 पर्सन, ये ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट यहाँ पर हो सकते हैं, हो सकता है लेने वाले भी 2 से ज़्यादा हों, ठीक है, 2 इंटरव्यूअर्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, देने वाले सवाल साक्षात्कार देने वाले भी ज़्यादा हो सकते हैं, और इट कुड बी 1 इंटरव्यूअर और 2 और मोर रेस्पोंडेंट, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर फॉर्मेट में होती है, ठीक है। आपको फ्रेम कैसे करना है, 1 to 1 करना है, 1 to many करना है, many to 1 करना है, ठीक है, या फिर 2 to करना है, जैसे भी करना है, ये फॉर्मेट आप फ्लेक्सिबल जो है आपके ऊपर है कि ये आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी से कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इंटरव्यू क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि रिसर्च इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। इसका पूरा एक ऑब्जेक्टिव है, इसे किस चीज़ों पे क्वेश्चन पूछने, इसका पूरा एक क्राइटेरिया होता है, जिन चीज़ों के उन सवालों के जवाब जो है आंसर करने होते हैं रेस्पोंडेंट को, और जो सवाल जो है इंटरव्यू लेने वाला पूछ रहा है। 2 मेजर फंक्शन है इसके, एक तो डिस्क्रिप्शन, एक एक्सप्लोरेशन। फंक्शन अगर कोई पूछे इंटरव्यू के क्या फंक्शन होते हैं, ये 2 फंक्शन होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है साक्षात्कार देने वाले से, वो साक्षात्कार, क्योंकि एक तो ट्रांजिटरी है, आप स्ट्रेंज हो, पहले से जानते नहीं हो, तो वो आपको जो भी बताएगा सच मतलब सही तरीके से सोशल रियलिटी देने की पूरी कोशिश करेगा। तो नेचर ऑफ सोशल रियलिटी एक तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है रेस्पोंडेंट के साथ में, चाहे वर्बली, टेलीफोनिकली या फिर 1 to 1 फेस टू फेस, तो ही कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड एटीट्यूड कि किस तरीके के एटीट्यूड से जवाब देने वाला जवाब दे रहा है। तो आप नेचर ऑफ सोशल रियलिटी जो है ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। दूसरा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है वेन एवर वेयर एवर नेसेसरी, अगर आप जो है उससे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, एंड मेक सम इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल फॉर हिम। तो रिसर्चर के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी मीनिंगफुल हो जाती है। दूसरा है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में इंटरव्यू जो है अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशंस को भी खोज देता है, यानी कि हो सकता है कि आपने कुछ क्वेश्चन सेट ही नहीं किए थे, ठीक है, अनसेट क्वेश्चंस थे, आपने सेट ही नहीं किए थे, लेकिन जब जवाब देने वाले व्यक्ति ने आपके किसी एक क्वेश्चन का जवाब दिया, रेस्पॉन्स दिया, उस समय पर आपके दिमाग में कोई दूसरा सवाल जाग उठा। तो जब आपके दिमाग में कोई दूसरा सवाल जाग उठा, जिसको आप क्रॉस क्वेश्चन भी कह सकते हैं, या फिर क्रॉस और आप एडिशनल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि आप उससे आर्ग्यू कर रहे हो, और एडिशनल क्वेश्चन यानी कि जिस आप कुछ और जानना चाहते हो। तो क्रॉस क्वेश्चन या एडिशनल क्वेश्चन भी अगर आपका होता है, तो अगर आप उससे क्रॉस या एडिशनल क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस के भी आंसर निकाल सकते हैं जो आपने सेट किए ही नहीं थे, यानी कि आप अब ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इट कैन प्रूव द टू बी इफेक्टिव एक्सप्लोरेटरी डिवाइस। तो इंटरव्यू जो है क्या है, एक्सप्लोरेटरी डिवाइस है, कि ऑब्जर्वेशन में आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव एक्सप्लोरेटरी मेथड है ये। कल को इस तरीके से आपको सवाल आ जाता है तो आप इंटरव्यू के बारे में बता के आएंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है, ठीक है। आइडेंटिफाई करते हैं आप यहाँ पर नई नई चीज़ों को, वेरिएबल्स यानी कि किन चीज़ों के ऊपर आपको और स्टडी करनी है, और ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाता है। रिसर्चर जो है यहाँ पर नई हाइपोथेसिस भी बना सकता है, रेस्पॉन्सेस से उनको फर्दर टेस्ट भी कर सकता है। तो ये इंटरव्यू की कुछ बेहतरीन चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। इंटरव्यू वर्बल क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, मतलब वर्बल क्वेश्चनिंग ही होती है, और जो रिटन क्वेश्चनिंग होती है, रिटन क्वेश्चन और रिटन में ही आपको आंसर चाहिए। रिटन Q&A जो होता है वो बेटा क्वेश्चनियर होता है। जो वर्बल क्वेश्चनिंग होती है, आपसे सवाल वर्बल ही पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे मतलब आपको यस या नो में ही आंसर देना है, यस या नो में, तो वो भी वर्बली ही होगा, ठीक है, वो रिटन नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो लेजेंड्री गार्डनर करके एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि 2 पर्सन कन्वर्सेशन जो कि शुरू करता है इंटरव्यूअर, पहले रेस्पॉन्स देने वाला खुद जाके थोड़ी ना सब कुछ बताने लग जाता है, इनिशिएट करता है इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति किसी स्पेसिफिक पर्पस से, ठीक है, जो कि उसके रिसर्च के लिए कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, और फोकस्ड बाय हिम ऑन द कंटेंट स्पेसिफाइड बाय द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, या फिर उसके रिसर्च के उद्देश्य का कुछ स्पेसिफाइड कंटेंट हो, उसके ऊपर फोकस करके आपसे 2 पर्सन
ठीक है, या मोर देन 2% कन्वर्सेशन हो सकती है किसी चीज़ के डिस्क्रिप्शन की, किसी चीज़ के एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लोरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन। तो इसी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज़ अ 2% कन्वर्सेशन इनिशिएटेड बाय द इंटरव्यूअर फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग रिसर्च रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, रिसर्च के लिए रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, एंड फोकस्ड बाय हिम यानी कि इंटरव्यूअर ऑन द कंटेंट स्पेसिफाइड बाय द रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। तो ये तरीका भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक था ये। अब बात करते हैं, इसको और कवर कर लेते हैं क्वेश्चनियर को। तो जैसे कि हमने इंटरव्यू में पढ़ा कि इंटरव्यू जो था वर्बल था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिंटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रिंटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको जवाब ही देना होता है। तो ये रिटन फॉर्म होती है बेसिकली, है ना, प्रिंटेड और रिटन फॉर्म, या तो हाथ से लिखे हुए, जनरली प्रिंटेड होते हैं। और आपको इसका आंसर दे, तो वेलिस एंड वेलिस करके सोशियोलॉजिस्ट हुए दो, उन्होंने बताया अ क्वेश्चनियर इज अ मीन्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन बाय हैविंग द रेस्पोंडेंट फिल द आंसर टू द प्रिंटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है मैम कि क्वेश्चनियर आपने पहले से ही क्वेश्चन सेट करके दे रखे हैं। तो क्वेश्चनियर क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, पहले से ही आपने कोई पेपर पे क्वेश्चंस लिख के दे दिए, प्रिंट करके दे दिए, तो आप उसके बीच में जाके आप उससे क्रॉस क्वेश्चन थोड़ी ना कर सकते हो आप, यानी कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर रहे हो। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चनियर दिया कैसे जाता है रेस्पोंडेंट को, ईदर बाय मेल आप दे सकते हो, आप पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, ठीक है, आप सर्वे करा सकते हो, ठीक है, इन हैंड दे सकते हो, घर घर जाके हाथ में दे सकते हो, आप सर्वे करा सकते हो, यानी कि लोग इकट्ठे हैं मॉल के अंदर, सर्वे इन मॉल, वहाँ पे आपने दे दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे तरीके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यूजुअली सेंट बाय मेल, थ्रू समटाइम्स इट इज़ डिलीवर्ड बाय हैंड ऑल्सो। इंपॉर्टेंस क्या है सर्वे की, आप अगर सर्वे कराते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चनियर, या क्वेश्चनियर भी एक सर्वे करने का तरीका है, इज एक्सप्लेन टू द रेस्पोंडेंट थ्रू अ कवरिंग लेटर। तो जब आप सर्वे कंडक्ट कराते हैं तो पोस्टल एड्रेस के साथ में, पूरा एक कवर लेटर के साथ में करके उसको पोस्ट, तब आप जो है पोस्टल एड्रेस पे भेजते हैं। यूजुअली सेल्फ एड्रेस स्टैंप आप देते हैं, एनवलप देते हैं, उस पर पूरा आपका स्टैंप होता है क्वेश्चनियर में। ये सारी चीज़ें लिख के आनी है, यही सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चनियर को इंटरव्यू से अलग बनाती हैं। ठीक है, ये आप रेस्पोंडेंट को भेजेंगे अलॉन्ग विद दी, इसके अंदर क्वेश्चनियर होगा टू रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस। ठीक है, आप उनके एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, मतलब अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए आप ये भेजते हैं। यूएसए में एक स्टडी हुई थी जिसमें क्वेश्चनियर भेजा गया था $1000 से भी कम में, $1000 से भी कम में पूरा एक क्वेश्चनियर जो है क्या कर लिया गया था, कंडक्ट कर, इस तरीके का रिसर्च जो है कंडक्ट करा दिया गया था। ठीक है, और $1000 कुछ नहीं होते एक रिसर्च के लिए, बहुत ही कम अमाउंट होता है। तो फॉलो अप रिक्वेस्ट फॉर रिटर्निंग, भाई अब आपने तो भेज दिया, अब जो रेस्पोंडेंट है वो भर रहा है कि नहीं भर रहा है, ये भी तो है। रेस्पोंडेंट भर के जब तक वो आपको वापस नहीं करेगा, सेंड बैक नहीं करेगा, तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसको फॉलो अप रिक्वेस्ट भी अगर वापस कर दिया है क्वेश्चनियर फिल करके तो अच्छी बात है, क्योंकि आप सेल्फ एड्रेस स्टाम्प एनवलप यूज़ कर रहे हैं, उसी एनवलप में डाल के वो आपको वापस भेज सकता है। अदरवाइज आप उसे फॉलो अप रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, रिपीटेड लेटर्स के थ्रू। तो क्वेश्चनियर एक ऐसा टूल है जहाँ पर बहुत बड़े लार्ज सैंपल्स को करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहली बात लार्ज सर्वे। दूसरा, यहाँ पर लार्ज सर्वे को जब आप ऐसे करते हो पोस्टल मेथड से तो ये कॉस्ट कम रहती है, यानी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट इफेक्टिव टूल। तीसरा, जो टारगेट ग्रुप है, जिस ग्रुप के ऊपर आप स्टडी करने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी एक रेस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, लाइकली टू हैव हाई रेस्पॉन्स, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा है, तो वो रेस्पॉन्स देंगे, ऐसा उनकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा सर्वेज में ऐसा देखा गया है रिसर्च के अंदर कि क्वेश्चनियर वाले तरीके में जो जवाब आते हैं, रेस्पॉन्सेज आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक होते हैं और लोग करते हैं रेस्पॉन्स, एंड रेट जो है इसका स्पेशलाइज्ड है। चौथा, ये जो है इसको एडमिनिस्टर करना बहुत ही ईज ऑफ मतलब ये बहुत ही आसान तरीका है, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। पांचवा जो है मॉडरेट रेस्पॉन्स रेट रहता है। यहाँ पे अगर मॉडरेट रेस्पॉन्स रेट रहता है, अगर 50 to 55% लोगों ने भी अगर आपके सर्वे, आपके क्वेश्चनियर का रेस्पॉन्स करके भेजा है, सो इट इज़ कंसीडर्ड सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन गैदर्ड। ठीक है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री कंसीडर कर लिया जाता है। तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चंस 3 तरीके के हो सकते हैं।
प्राइमरी क्वेश्चन, सेकेंडरी क्वेश्चन, टर्शरी क्वेश्चन, 3 तरीके के याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि सालों लग जाएंगे। प्राइमरी क्वेश्चंस ये होते हैं जहां पे आप किसी चीज के डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। डोमिनेंस की बात मतलब कैसे, जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड डोमिनेंट क्वेश्चंस, वाइफ डोमिनेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इक्विलिटेरियन क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। अब ये प्राइमरी क्वेश्चन है, आपके परिवार में डिसीजंस कौन सा लेता है, ये बहुत ही प्राइमरी क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपके परिवार में अगर आप कहेंगे कि हस्बैंड लेता है तो फिर वो हस्बैंड से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप कहेंगे वाइफ से तो फिर वो इधर चले जाएंगे। तो एलिसिट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू रिसर्च टॉपिक, आप यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड टू रिसर्च टॉपिक क्वेश्चंस पूछते हैं प्राइमरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रारंभिक होते हैं। हर क्वेश्चन जो है एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। जैसे कि अब सेकेंडरी क्वेश्चन है, सेकेंडरी क्वेश्चन डायरेक्टली टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो सकता, तो प्राइमरी क्वेश्चन वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉपिक होते हैं, ठीक है, नो अदर बकवास, ठीक है। सेकेंडरी क्वेश्चन वो हो सकते हैं जो इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ऐसे ही देख के यहाँ पर ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होती है इनकी। ये क्या करते हैं कि अगर आपका जो जिससे आपने क्वेश्चन पूछा है रेस्पोंडेंट है, उसकी जो ट्रुथफुलनेस है कि भाई वो सच में कोई चीज़ सही बता रहा है या नहीं बता रहा, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जो उसको उसकी ट्रुथफुलनेस को गार्ड करते हैं। जैसे कि एक सवाल है, हु डिसाइड्स द नेचर ऑफ गिफ्ट टू बी गिवन इन द मैरिज टू फैमिली रिलेटिव। आप शादियों में जाते हैं, हाँ, शादियों में जिसके घर में शादी है उसको क्या गिफ्ट देना है ये कौन डिसाइड करेगा, और हु फाइनली सेलेक्ट्स द बॉय और होम विद होम द डॉटर इज टू बी मैरिड, ये मतलब किससे शादी होगी ये कौन डिसाइड करेगा। अब इन्हीं क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आपकी जो फैमिली है वो हस्बैंड डोमिनेंट है या वाइफ डोमिनेंट है। तो ये डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ रहे कि डिसीजन कौन ले रहा है फैमिली में, ये इस तरीके के घुमा फिरा के सवाल आपसे कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा बस। हाँ जी, तो टर्शरी, सॉरी फॉर द डिले, द टर्शरी क्वेश्चंस जो कि ना तो प्राइमरली हैं, डायरेक्ट भी नहीं है और इनडायरेक्ट भी नहीं है, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि पूरा एक फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं या जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो दीज आर दी जनरल क्वेश्चंस जो कि डेटा कलेक्शन के लिए आपके क्वेश्चंस को, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वेश्चंस को कन्वीनियंट बनाते हैं। These are the convenient data collection and sufficient information को अलाउ करते हैं विदाउट एग्जॉस्टिंग और बाइसिंग द रेस्पोंडेंट, ठीक है। तो ये तीसरे तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं क्वेश्चंस, आपके कितने टाइप के हैं वो मैंने बता दिया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन ये क्वेश्चनर 2 टाइप का होता है। क्वेश्चनर 2 टाइप का होता है, एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड वो हैं जहां पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उन्हीं में से चूज करना है, यानी कि आप उनके अलावा कुछ और चूज नहीं कर सकते, फिक्स चॉइस है आपके पास क्वेश्चंस की, ठीक है। सॉरी, क्लोज एंडेड मतलब फिक्स चॉइस ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। फिक्स चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पे रेस्पोंडेंट जो है उनको इन क्वेश्चंस का चूज और रेस्पॉन्स फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड बाय द रिसर्चर्स। फिक्स क्वेश्चंस हैं, फिक्स चॉइस क्वेश्चंस है, वही जो मैंने पहले लिखा था वो ठीक था, मतलब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, आपको इन्हीं ऑप्शंस में से चुनना है, ऑप्शंस गिवन। अब ये जो है ओपन एंडेड, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, ऑप्शंस नॉट गिवन, आर नॉट गिवन,
और इनमें फिक्स चॉइस नहीं होती, नो फिक्स चॉइस, यानी कि आप जो है फिक्स्ड चॉइस पहले से कोई नहीं होती है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री रेस्पॉन्स दे सकते हैं, मतलब अपने मन से, मतलब जैसे एक होता है ना MCQ क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चंस होते हैं कि 40 शब्दों में लिखो, 50 शब्दों में लिखो, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये सब जवाब सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये होता है फ्री रेस्पॉन्स। अब मुझे आप बताओ कि कौन सा क्वांटिटेटिव है और कौन सा क्वालिटेटिव है, ठीक है, आप मुझे बताओ। अब मैम सीधी सी बात है, जिसमें आपको पहले से ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें पहले से ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले से ही ऑब्जेक्टिव आंसर्स पहले से ही दे रखे। और ये सब्जेक्टिविटी पे डील करेगा तो ये क्वालिटेटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या है 50 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में लिखिए, आप इस सवाल का जवाब देखिए, क्वेश्चन आपको दे दिया, इसका जवाब आपको लिख के भेजना है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिविटी पे डील करेगा, ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप आज आपके ख़त्म हो गए। तो इस सेशन को भी इतना ही रखते हैं, कोशिश करेंगे आगे कोई लेंथी सेशन करके। तो ये 3 टाइप हमने कर लिए हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो, यहाँ से आज हमने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चनियर कर लिया है, बाकी टाइप्स को बाद में कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि केस स्टडी थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय।